नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 सांख्यिकी में हमने लास्ट वीडियो में लास्पेयर, पासे और फिशर के सूचकांक की गणना की थी। हम आज आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे, हमें आज ज्ञात करना है भारित औसत की विधि से सूचकांक। भारित औसत की विधि तो क्या करेंगे इसमें देखते हैं। हमारे पास जो सवाल हैं, पहले सवाल को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि हमारे पास मूल्य एवं भार दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को भार दिख रहा है और मूल्य भी दिख रहा है। हमारे पास 2011 का जो मूल्य है उसे आधार वर्ष का मान लेंगे मूल्य, और 2016 के मूल्य के लिए हम सूचकांक ज्ञात करेंगे भारित औसत की विधि से। तो आगे बढ़ते हैं। सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमें भारित औसत की विधि से जो सूचकांक ज्ञात करना होता है उसे कहते हैं सामान्य सूचकांक की गणना। सामान्य सूचकांक कैसे ज्ञात करें भारित औसत की विधि से? तो हमें वस्तुएं दी गई थी ए बी सी डी और ई। 5 वस्तुएं हमारे पास थी। सभी का भार दिया गया था। भार को हम कहेंगे W, और मूल्य दिया गया है। आधार वर्ष के लिए हम इन सभी को P0 कहेंगे और इन सभी को P1 कहेंगे। P0 और P1 दिया गया है, भार दिया गया है। तो हम किस प्रकार भारित औसत की विधि से सूचकांक ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो हमारे पास 5 वस्तुएं थी और 2011 और 16 की बात थी। तो देखते हैं। पांच वस्तुएं ए बी सी और डी, सभी का भार हमारे पास है जिसे हम W के द्वारा दर्शाएंगे। 2011 के मूल्य को P0 और 2016 के मूल्य को P1 कहेंगे। यह P0 हमारे पास आधार वर्ष हैं। P0 और P1 का उपयोग करके हम सूचकांक ज्ञात करेंगे सभी वस्तुओं के लिए। ये हमने बहुत ही अच्छे से पहले भी बहुत बार किया है। यहाँ पर हमने P1 बटे P0 गुणा 100 किया तो वस्तु A के लिए हमें सूचकांक मिल गया। इसी प्रकार वस्तु B के लिए सूचकांक मिलेगा, वस्तु C के लिए, वस्तु D के लिए और वस्तु E के लिए, सभी के लिए सूचकांक मिलेंगे। ये बहुत ही सरल था हमारे लिए। अब हमारे पास कुछ नया है IW, यानी सूचकांक को, यह जो सूचकांक दिख रहा है उसको हमें भार से गुणा करना है। सूचकांक को भार से गुणा करेंगे। जैसे कि 40 को 125 से गुणा करेंगे तो 5000, 25 को 150 से गुणा करेंगे 3750, इससे 5 को 140 से गुणा करेंगे 700, 20 को 180 से गुणा करेंगे 3600, और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। 10 को 3 से गुणा करेंगे, 150 से गुणा करेंगे तो 1500, सभी का योग करेंगे। यह सिग्मा IW हो गया। तो 2016 के लिए सूचकांक, इसका सूत्र हमारे पास है सिग्मा IW बटे सिग्मा W। सिग्मा W यानी हमारे पास कुल भार 100 था और सिग्मा IW जो मिल रहा है उसे यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और जो कुल भार जो है उसे बटे में लिखेंगे, और कैलकुलेटर से, कैलसी से हम इसका हल आसानी से निकाल पाएंगे। यह हो गया सामान्य सूचकांक भारित औसत की विधि से। भार का उपयोग किया इसीलिए W दिखाई दे रहा है सूत्र में। तो इसी के आधार पर आप लोगों को 2-3 सवाल हल करने हैं। बहुत ही सरल था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 12, 13, 14, 15 देख लिए हैं हमने। उदाहरण 17 की ओर चलते हैं। उदाहरण 17 के पहले हमारे पास एक उदाहरण है 16 नंबर, इसकी चर्चा करेंगे पहले। तो उदाहरण 16 के लिए देखते हैं कि उदाहरण 16, इसमें भी हमें सूचकांक की गणना करनी है। यानी इसी प्रकार से बिल्कुल वही सवाल था जो हमने अभी देखा
उदाहरण 11 में उसी प्रकार का सवाल है। इसमें आप लोगों को इसमें भी भार दे दिया गया है। आधार वर्ष में मृत्यु यानी P0 दिया गया है, यह भार दिया गया था। और 2008 में मृत्यु यानी P1 दिया गया है। P1 और P0 का उपयोग करके बिल्कुल उसी प्रकार से जो भी हमने उदाहरण 11 में सीखा उसी प्रकार से P1 बटे P0 गुणा 100 करेंगे तो सभी के लिए सूचकांक ज्ञात करेंगे। ये आसान हो गया हमारे लिए, ये सूचकांक मिलेगा। फिर हमारे पास भार दिया गया है, उसे इस सूचकांक से गुणा करेंगे तो IW मिलेगा। जैसे कि 10 को 32.5 से गुणा करेंगे 325, 8 को 68.97 से गुणा करेंगे, इसी प्रकार 48 को इसके साथ गुणा करेंगे, 38 को इसके साथ गुणा करेंगे, 14 को इसके साथ गुणा करेंगे और सभी का अंत में हम योग करेंगे और कुल भार हमारे पास दिया गया है। उदाहरण 11 और 16 बिल्कुल एक समान सवाल है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसमें भी सामान्य सूचकांक मिलेगा, सिग्मा IW बटे सिग्मा W करेंगे और यह जो सिग्मा IW दिख रहा है उसे ऊपर लिखेंगे और ये 118 जो है सिग्मा W उसे बटे में लिखेंगे और हमें इस प्रकार दोनों का भाग देकर सामान्य सूचकांक मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद सवाल में थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, यह भी पूछा गया है। ये हमारे लिए, ये भी हमने आगे बहुत बार सीखा हुआ है। 100 में से हमें इसे माइनस कर देना है तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वो भी पता चल जाता है। तो ये 2 सवाल हमारे पास थे, उदाहरण नंबर 11 और 16 बिल्कुल एक जैसे। हम उदाहरण 17 की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 17 की ओर चलने के पहले हमें जीवन निर्वाह के सूचकांक के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। जीवन निर्वाह का सूचकांक इस पाठ का ये आखिरी मुद्दा है। जीवन निर्वाह का सूचकांक, इसमें क्या होता है तो देखते हैं। जीवन निर्वाह के सूचकांक में हमें 2 विधियों का उपयोग करना है। पहली विधि है कुल खर्च की विधि और दूसरी विधि है पारंपरिक अंदाज पत्र की विधि। पारंपरिक अंदाज पत्र की विधि। तो कुल खर्च की विधि की बात करते हैं। इसका हमारे पास जो सूत्र है, यह सूत्र हम पहले भी इसका परिचय कर चुके हैं। यह लास्पियर का सूत्र है। हमें याद रखना है कि कुल खर्च की विधि का उपयोग करना हो तो लास्पियर के सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। और दूसरा भी एक और सूत्र है कुल खर्च की विधि में, पासे का सूचकांक का सूत्र। दूसरी विधि हमारे पास है अंदाजित पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। इसमें हम यह भी जो हमने इस सूत्र का उपयोग किया था भार वाला, वही सूत्र है। इस भार वाले सूत्र के अंदर अगर हम लोग ये सब मूल्य रखेंगे तो जो सूत्र बनेगा उसे कहेंगे लास्पियर का सूत्र। पारंपरिक बजट की विधि के लिए हमें लास्पियर के सूत्र का उपयोग करना है। उदाहरण नंबर 17 में हम देखेंगे पारंपरिक विधि से हम जीवन निर्वाह का सूचकांक ज्ञात करेंगे, यानी हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। अभी उदाहरण नंबर 11 और 16 में इसका उपयोग हमने देखा किस प्रकार होता है, बिल्कुल उसी प्रकार इसमें हमें काम करना है। देखते हैं। तो इसमें आप लोगों को सूचकांक रेडी तैयार दिया गया है। ध्यान से देखिए, सूचकांक यानी I तैयार दिया गया है और भार जो है, यह भार जिसे W कहते हैं वो भी तैयार हैं। हमें सिर्फ दोनों का गुणा कर देना है और अंत में योग करना है। देखिए बहुत सरल। तो पारंपरिक बजट की विधि से हम अथवा तो भारित औसत विधि का उपयोग करेंगे सूचकांक ज्ञात करने के लिए। तो सूचकांक दिया गया था, तैयार दिया गया था, भार तैयार दिया गया है। भार का योग करेंगे तो 100 और इन दोनों का गुणा करेंगे, वो भी आसान है। सभी का योग कर देंगे। सभी का योग करने के बाद ध्यान से देखिए, ये सभी का योग हो गया और ये सूत्र भी हम लोग परिचित हो चुके हैं। सूत्र में इसे अंश में लिखेंगे और इसे बटे में लिखेंगे और हल मिल जाता है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई उसे ज्ञात करने के लिए 100 माइनस कर देंगे तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई मिल जाता है।
बहुत ही आसान सवाल था, बिल्कुल उदाहरण नंबर 11 और 12 की तरह। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमें देखना है कि आगे का सवाल जो है उसमें कुल खर्च की विधि एवं पारंपरिक अंदाज पत्र की विधि, दोनों विधियाँ एक साथ करनी है। कुल खर्च की विधि के लिए हम लास्पेयर के सूत्र का उपयोग करेंगे और पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि के लिए हमें कौन सा सूत्र लेना है हमने आगे बताया था आप लोगों को। कुल खर्च की विधि के लिए हमें लास्पेयर का सूत्र और पारंपरिक बजट की विधि के लिए भी लास्पेयर का सूत्र ही है, दोनों के लिए एक समान सूत्र हैं, लेकिन थोड़ा सा भिन्न दिखाई देगा। हमें देखना है आगे किस प्रकार का भिन्न है इसके अंदर हमारे पास। तो सवाल का थोड़ा परिचय कर लेते हैं। हमें वस्तुएं दी गई हैं, 6 वस्तुएं हमारे पास हैं, उसका इकाई दिया गया है। फिर 2014 की मात्रा दी गई है, 2014 का मूल्य, मात्रा यानी क्वांटिटी हमारे पास Q0 दिया गया है। मूल्य 2014 आधार वर्ष है, उसका मूल्य यानी P0, और 2015 का मूल्य यानी P1। Q0, P0 और P1 ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। सवाल में से यही हमें पहले पकड़ के रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी उदाहरण में नीचे बताया गया है P0 किसे कहेंगे, Q0 किसे कहेंगे और P1 किसे कहेंगे। तो कुल खर्च की विधि से हमें सूचकांक ज्ञात करना है। देखते हैं कुल खर्च की विधि। कुल खर्च की विधि से सूचकांक, इसके लिए वस्तुओं का नाम, इकाई, ये सब तो लिख लिया, ठीक है। हमें पहले भी हमने चर्चा की थी 2014 की मात्रा जो है Q0, उसका मूल्य जो है P1, 2015 का मूल्य P1, 2014 का मूल्य P0, 2015 का मूल्य P1, ये तीनों चीज़ें पहले बॉक्स में हमारे सवाल में दी गई थी। और हमें लास्पेयर के सूत्र के लिए पहले P1 Q0 का गुणा करना है और P0 Q0 का गुणा करना है। लास्पेयर के सूत्र के लिए हम P1 Q0 का गुणा करेंगे, P1 हमें दिखाई दे रहा है, उसके साथ Q0 का गुणा करेंगे, जैसे कि 35 गुणा 18 करेंगे तो 630, 25 गुणा 45 करेंगे तो 1125, 20 गुणा 120 करेंगे 2400। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा करते करते हमें आगे की चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं और सभी का हमें अंत में योग कर देना है। दूसरा एक और हमें देखना है P0 Q0 का गुणा, इन दोनों का गुणा करना है। जैसे कि 35 गुणा 16 करेंगे तो 560, 25 गुणा 40 करेंगे 1000, 20 गुणा 60 करेंगे 1200 वगैरह, ऐसे ऐसे गुणा करते जाएंगे, अंत में योग कर देना है। सूत्र की ओर चलते हैं। कुल खर्च की विधि के लिए सूचकांक, कुल खर्च की विधि के लिए यह लास्पेयर का सूचकांक था, तो उसके लास्पेयर के सूचकांक में यह हमारे पास जो है P1 Q0 उसे ऊपर लिखेंगे, P0 Q0 उसे बटे में लिखेंगे और हमें 141.48 मिलता है। उसमें से 100 माइनस करेंगे तो कितने प्रतिशत वृद्धि होती है यह जानकारी मिल जाती है। बहुत ही सरल था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल इसी के अंदर है हमारे पास, पारंपरिक या पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। तो हमें इसके लिए भार की आवश्यकता होती है, भार। और भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखिए P0 Q0, सूचकांक, सामान्य सूचकांक I की भी आवश्यकता होती है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास बॉक्स में थी सवाल में। पहले सभी का हम I यानी सूचकांक ज्ञात करेंगे। गेहूं के लिए सूचकांक मिलेगा 112.25। सूचकांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो वो भी हमें पता है, सभी में P1 बटे P0 गुणा 100 करना है। आप लोग देखिए यहाँ पर P1 18 बटे P0 16 गुणा 100 करेंगे तो 112.25। तो गेहूं के लिए सूचकांक मिलता है 112.25। उसी प्रकार चावल के लिए, अरहर की दाल के लिए, तेल के लिए, सभी के लिए हमें सूचकांक प्राप्त हो जाते हैं। ये हमें I मिल गया। उदाहरण नंबर 11 और 16 और 17 में, तीनों में हमें ये तैयार दिया गया था। अब हमें थोड़ी सी इसमें मेहनत अधिक करनी है। अब ये हमारे पास ये नया है, भार कैसे ज्ञात करें। तो भार ज्ञात करने के लिए P0 Q0 करना है।
P0Q0। तो हमारे पास ये P0Q0 दिख रहे हैं, उसका गुणा करेंगे 35 गुणा 16 यानी 560, 25 गुणा 40 यानी 1000, ऐसे गुणा करते जाएंगे। फिर हमें उदाहरण 11, 16 और 17 में हमने देखा था I और W सूचकांक और भार का गुणा करना है। यह सूचकांक है 112.5, उसको 560 से गुणा करेंगे तो 63,000। इसी प्रकार 112.5 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। 200 को 1200 से गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करते जाएंगे तो हमें अंत में योग प्राप्त होता है। यह जो आप लोगों को दिख रहा है, वो आप लोगों का सिग्मा W यानी भार का योग, और ये जो दिख रहा है वह भार और सूचकांक का योग दिख रहा है, सिग्मा IW। इसे अंश में लिखेंगे और इसे बटे में लिखेंगे तो हमें आराम से पारिवारिक अंदाजपत्र का सूचकांक, यानी इसे भारित औसत की विधि भी कहते हैं, भारित औसत की विधि। तो भारित औसत की विधि से हमें सूचकांक प्राप्त होता है 141.48। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 19 में थोड़ा सा अलग सा सवाल दिया गया है। उदाहरण नंबर 19 में हमें ध्यान से देखिए, 2 प्रकार के सूचकांक दिए गए हैं। भार तो हमें पता ही है, पहला सूचकांक है वह I1 और दूसरा सूचकांक है वह I2। तो देखते हैं। भार दिया गया था हमें, भार का योग करने पर सिग्मा W मिल गया। 2014 का सूचकांक I1, 2015 का सूचकांक तैयार दिए गए हैं। हमें I1W और I2W करना है, यानी कि सूचकांक I1 को पहले W से गुणा करेंगे, 48 को 210 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, 18 को 220 से गुणा करेंगे, अंत में ऐसे गुणा करते जाएंगे और अंत में उसका योग ज्ञात कर लेना है। उसी प्रकार I2 सूचकांक जो है दूसरा 2015 के सूचकांक, उसे W भार से गुणा करना है। जैसे 48 को 230 से गुणा करेंगे तो 11,040, 18 को 225 से गुणा करेंगे 4,050 वगैरह, ऐसे गुणा करते जाएंगे तो हमें इसका योग भी मिल जाएगा। और यह हमारे लिए कैसी विधि हो गई? भारित औसत की विधि। 2014 के लिए सूचकांक हमें इस प्रकार मिलेगा। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। I1W यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे लिए I1W दिख रहा है और ये दूसरा I2W। तो 2014 के लिए सूचकांक मिलेगा 210.60 और 2015 के लिए सूचकांक मिलेगा 225। फिर दोनों का माइनस करेंगे तो हमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2014 की अपेक्षा में 2015 में मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? 14.80%। बहुत ही सरल सवाल था दोस्तों। हमने जो आज आप लोगों को 4-5 उदाहरण सिखाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। कुछ मुश्किल हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।